हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए वाले चैनल में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की। देखिए, इसके पहले वाले में हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में समझा था और डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने बहुत तरह के रूल समझे थे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीज़न रूल्स क्या होता है, एडिशंस क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था। अब उसी के आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आज हम लोग दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शंस की। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए देखिए, तो क्या होता है हमारे पास रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शंस। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट फंक्शंस, इसके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले हमें समझना होगा रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, रेवेन्यू क्या होता है हमारे पास। तो आपसे कह रहा है कि द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट जिसमें क्या होता है हमारे पास ऑप्टेन ऑप्टेन करता है बाय ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज़। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा, यानी जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे सेल करते हैं ऑफ ए कमोडिटी एट ए वेरियस प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर। तो द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट रिलेट टू टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि टोटल रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, एवरेज रेवेन्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और मार्जिनल रेवेन्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। टोटल रेवेन्यू को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे, टी आर से। टोटल रेवेन्यू आपका किससे डिनोट होगा बच्चों, टोटल रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे, टी आर से। एवरेज रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे ए आर से डिनोट करेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे एम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो टर्म हमारा रेवेन्यू है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो रेवेन्यू मीन्स द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू द रिसिप्ट, एक रिसिप्ट बाई ऑब्टेनिंग ए फर्म, एक कुछ क्वांटिटीज सेल हो रही होंगी एट ए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में। ठीक है, तो द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जो रिलेट करता है द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बेस पे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, द टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द फर्म रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। दस द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जेपरकली टोटल रेवेन्यू कैन बी रिटन एज टोटल रेवेन्यू, जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू। अब ये P क्या होता है और Q क्या होता है। देखो, जो भी रेवेन्यू होता है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू वो क्या होता है हमारे पास, ध्यान से समझना। तो टोटल रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपसे क्या कह रहा है टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं P इंटू क्यू की फॉर्म में। अब ये क्या होता है P इंटू क्यू, तो P का मतलब हो गया, आप बताओ रेवेन्यू कैसे आएगा भाई, रेवेन्यू कैसे आएगा, प्राइस पर यूनिट। अगर आप कोई भी क्वांटिटी आप सोल्ड कर रहे हो तो उसका पर यूनिट प्राइस कितना है, यानी कितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड करी उसका पर यूनिट प्राइस कितना है। तो P का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्राइस पर यूनिट। ठीक है, प्राइस पर यूनिट, कितना आपका प्राइस है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। तो ये आपका बनेगा क्या, टोटल रेवेन्यू। तो बेसिकली रेवेन्यू जो होता है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू जो होता है टी आर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास P इंटू क्यू, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, P मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस रेवेन्यू पर यूनिट, और Q आपका कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। तो बेसिकली कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है और कितने प्राइस की है हमारे पास। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 पेंसिल सोल्ड करते हैं, कितनी पेंसिल सोल्ड करते हैं, 3, 3 पेंसिल यहाँ पे सोल्ड करिए और पर पेंसिल जो प्राइस है हमारे पास वो 2 रुपये। तो आप टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है,
तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ये आपका क्या कहलाता है, टोटल रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, टोटल रेवेन्यू की। अब अगर मैं एवरेज रेवेन्यू की बात करूं कि एवरेज रेवेन्यू आपका कैसे निकलता है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो एवरेज रेवेन्यू आपका होगा जो भी आपका टोटल रेवेन्यू आया है, ठीक है, और जितने भी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, यानी जो भी टोटल आउटपुट सोल्ड हुआ है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, AR को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा हमारे पास TR मतलब टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और अपॉन में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, दैट इज़ द Q। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, P इंटू क्यू, क्वान्टिटी पर यूनिट सोल्ड जितने भी हुई है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। द एवरेज रेवेन्यू इज़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। बोलो क्लियर। तो ये आपका क्या कहलाता है, एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है इसके बारे में समझना है हमें। मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या कहता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आपसे ये कहता है कि द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द नेट रेवेन्यू, जो नेट रेवेन्यू होती है वो अर्न बाई सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जितनी भी एडिशनल यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उससे एक ज़्यादा। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाई सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, एक एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, दैट इज द मार्जिनल यूनिट, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, द डिफरेंस इन द टोटल रेवेन्यू इन द इंक्रीजिंग सेल्स फ्रॉम n+1 यूनिट। तो बेसिकली हम मार्जिनल रेवेन्यू को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जितना भी टोटल रेवेन्यू हुआ है उसका जितना भी यूनिट है 1+1 में से टोटल रेवेन्यू के n में को हम लोग माइनस कर देंगे। तो बेसिकली जितना भी एडिशनल अमाउंट हुआ है, जितना भी एडिशनल चीज़ें हुई हैं, मार्जिनल कितना हुआ है हमारे पास, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ है, दैट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपका कहलाता है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो क्लियर है, चलो भाई। तो अब इसके बेसिस पे एक ज़रा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। क्या है हमारे पास, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिटरमाइन द AR का मतलब क्या हो गया हमारे पास, एवरेज रेवेन्यू। AR का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, AR का मतलब हमें फाइंड करना है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एंड TR, और हमें टोटल रेवेन्यू भी बताना है। TR फाइंड करना है मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस पर यूनिट आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट आपको दे रखा है कितना, 3, 5, 8, 12, 15, 20, और कितनी क्वांटिटी यूनिट्स में सोल्ड हुई है वो भी आपको दे रखा है हमारे पास। क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है हमारे पास यूनिट में, 25, 21, 18, 15, 10 एंड 4। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होगा, अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है यानी TR, वो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू। तो ध्यान समझना, हमारा TR की बात करेंगे तो आप बताओ TR क्या होता था हमारे पास, जितना भी प्राइस पर यूनिट होगा P, जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड हो रही होगी, ठीक है, कितनी भी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है उसका पर यूनिट प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू। तो वो आपका टोटल रेवेन्यू जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा बताओ, 75। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 हो जाएगा। इसके अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। 15 इंटू 12 कितना होता है, 0 3 बनते हैं 18, 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू 150, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टोटल रेवेन्यूज़ हो जाएंगे। अब अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है AR, अब अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है AR, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज रेवेन्यू, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले में कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता था। एवरेज रेवेन्यू जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल आउटपुट जितना भी सोल्ड हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू में से
टोटल आउटपुट जितना सोल्ड हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, टोटल रेवेन्यू कितना है 75, टोटल कितना आउटपुट सोल्ड हुआ है, तो 25 यहाँ पे सोल्ड हुआ है, यहाँ 21 सोल्ड हुआ है, यहाँ 18 सोल्ड हुआ है, यहाँ 15 सोल्ड हुआ है, यहाँ 10, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझना। एवरेज रेवेन्यू हो गया 75 डिवाइड बाई 25 यानी 3, इसको डिवाइड करेंगे 5, इसको डिवाइड करेंगे 8, इसको डिवाइड करेंगे 12, इसको डिवाइड करेंगे 15, इसको डिवाइड करेंगे इससे 20, 80 डिवाइड बाई 4। तो ये आपके हो जाएंगे TR एंड AR। तो इस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यूज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यूज़ आपका हो गया और ये आपके क्या हो गए हमारे पास एवरेज रेवेन्यूज़ हो गए। बोलो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ऑल क्लियर सभी को, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब अगर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे और आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये तो बात हो गई रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू की, मार्जिनल रेवेन्यू की। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक है ना, कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होता है ज़रा भाई बताओ, कॉस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कॉस्ट का टर्म क्या कहलाता है, तो आपसे कह रहा है कि द टर्म टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होती है हमारे पास वो क्या होती है, इज़ द सम ऑफ दी, वो सम होता है ऑफ ऑल कॉस्ट बाय ए फर्म इन प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। इन द ट्रेडिशनल थ्योरी टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम लोग समझें तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, और वो होती है हमारे पास कौन सी, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे TC से। TC मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपकी होती है टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली हम इसको एक ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है हमारे पास वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल पोर्शन कितना है, फिक्स पोर्शन कितना है, उन दोनों का सम, दैट इज़ द टोटल कॉस्ट। तो ये आपकी क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट कहलाती है। इस चीज़ को सबको समझना है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ यहाँ पे, ये तो बात हो गई टोटल कॉस्ट की, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे हमने रेवेन्यू में समझा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि भाई एवरेज कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे वो क्या होती है हमारे पास, और मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज कॉस्ट हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कॉस्ट जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। वैसे ही एवरेज कॉस्ट को हम कह सकते हैं कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है ना, जितना टोटल कॉस्ट हुआ है जिसमें आपका फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों है, उसको टोटल के आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट आया है उससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज द एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द लेवल ऑफ द आउटपुट, ठीक है। ये आपका कहलाता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अब इस चीज़ को समझो। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी, ध्यान से समझना, वो हमारी टोटल कॉस्ट जिसका भी एक ज़्यादा टर्म प्रोड्यूस होगा उसमें से जितना भी n टर्म्स है, या जिसे मान लो n टर्म्स है टोटल, n+1 माइनस n टर्म्स माइनस कर देंगे, वो आपकी कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम ए यूनिट चेंज इन आउटपुट ऑफ देयर वर्ड। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल टू द कॉस्ट when the quantity of output produced increase by 1 unit in symbol that one, ठीक है। जितनी भी एक्स्ट्रा होता है, एडिशनल होता है, जो मार्जिनल होता है, मार्जिन जो एक्स्ट्रा होता है, दैट इज द, वो आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप सभी लोग को और से ध्यान से समझना है कि एक मैं आपको और पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, जो भी टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट अगर आपको कोई दिया जाए उसको आप टोटल के आउटपुट जो भी दिया जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी।
मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे टर्म्स आएगा हमारे पास डिफरेंशियल का। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है हमारे पास डी बाई डी क्यू, और डी हमें किसका करना होता है, टोटल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, डी बाई डी क्यू इंटू टोटल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट अगर आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, या अगर एक्स की फॉर्म में होगी तो डी बाई डी एक्स, वाई की फॉर्म में होगी डी बाई डी वाई, क्यू की फॉर्म में होगी तो डी बाई डी क्यू। यानी उसका हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, दैट इज़ तब वो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। और डिफ्रेंशिएट किसका करना होता है, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को, इस चीज़ों को भी आपको यहाँ पे समझना है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अब आगे आ जाओ। अब एक चीज़ और भी समझनी है, तो आपने रेवेन्यू समझ लिया, टोटल रेवेन्यू समझ लिया, मार्जिनल रेवेन्यू समझ लिया, कॉस्ट समझ लिया, टोटल कॉस्ट समझ लिया, एवरेज कॉस्ट समझ लिया, और मार्जिनल कॉस्ट आपने समझ लिया। अब यहाँ पे टर्म्स आता है एक और, वो टर्म्स कहलाता है हमारे पास कौन सा, प्रॉफिट का। कि भाई प्रॉफिट का टर्म हमारे पास क्या होता है, और प्रॉफिट का टर्म्स यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, किस तरीके से डिफाइन करता है प्रॉफिट का टर्म। तो प्रॉफिट का टर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रॉफिट का टर्म क्या कहलाता है। आपसे कह रहा है कि द टर्म प्रॉफिट इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन, जो प्रॉफिट होगा वो हमारा किसका डिफरेंस होगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा हमारे पास क्या, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टीसी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। तो ये आपका क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रॉफिट। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। बोलो, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको और समझनी है, ध्यान से समझना। अगर हमने जो भी प्रॉफिट है, ध्यान से समझना, जो भी प्रॉफिट है उसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मैंने डी बाई डी क्यू, ठीक है, जो भी क्वांटिटी थी, जो भी प्रॉफिट था उसका मैंने क्या किया, जो भी प्रॉफिट था उसका मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। और उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। तो जो भी पॉइंट आएगा, जो भी क्यू आएगा, जो भी एक्स आएगा, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है एक्स आएगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ध्यान से समझना, उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो जब आपने प्रॉफिट को जीरो को इक्वल किया, और प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स ये आपका कहलाएगा टी आर माइनस टी सी इज इक्वल टू, ठीक है, आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपने उसका डिफरेंशिएट कर दिया, उसको जीरो के इक्वल कर दिया। तो इस पॉइंट को करने के बाद आपका जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो मार्जिनल रेवेन्यूज़ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसका कॉस्ट इसके रेवेन्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है, वो एक तो पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है, एक तो पॉइंट ये है हमारे पास। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इसका डबल डिफरेंशिएट कर दिया, यानी डी स्क्वायर बाई डी क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी क्यू स्क्वायर, ठीक है, अगर आपने इसका डबल डिफरेंशिएट कर दिया और इसकी वैल्यू अगर जीरो से कम आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जीरो से कम आ रही है, तो ये जिस पॉइंट पे निकलेगा ना, उस पॉइंट पे ये, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि एट क्यू वाले पॉइंट पे ये क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। एट क्यू वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्यू वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, मैक्सिमम चीज़ें करेगा, ठीक है। तो अब इसी पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है कि जैसे मान लो आपसे कह रहा है कि फॉर ए फर्म द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन आर गिवन एज। अब देखो, जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हम पूछे जाते हैं, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपसे कह रहा है कि फॉर ए फर्म द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन आर गिवन एज। टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है, टोटल रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है बताओ भाई, 20 क्यू, कितना दे रखा है, 20 क्यू। एंड टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 4 क्यू,
और प्लस 20, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आपसे देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो Q है ना वो आपका आउटपुट है, Q आपका क्या है, आउटपुट है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है और मैक्सिमाइजेशन आउटपुट बताना है, क्या होगा। ये आपको बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है और मैक्सिमाइजेशन आउटपुट बताना है। आप कैसे बताओगे, सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये बताओ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट बताना है आपको, यानी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, मैक्सिमाइजेशन आउटपुट में क्यू की वैल्यू कितनी होगी, और उसके बाद बताना है इस क्यू के पॉइंट पे कौन सा पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि प्रॉफिट जो होता था हमारे पास, वो क्या होता था हमारे पास, प्रॉफिट। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था यहाँ पे, प्रॉफिट जो होता है हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। क्या होता है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल के रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पास, 20Q है। इसमें से टोटल कॉस्ट को आपको माइनस कर देना है। माइनस कर दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, Q² प्लस 4Q प्लस 20। अब जब माइनस करेंगे तो अंदर माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो 20Q माइनस का हो जाएगा हमारे पास Q², माइनस का हो जाएगा हमारे पास 4Q और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 20। ये आ गया हमारे पास, बोलो ये आ गया कि नहीं आ गया। इसको सॉल्व करो ज़रा, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करो ज़रा और कितना हो जाएगा। तो 20Q में से 4Q माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 16Q। क्या हो जाएगा हमारे पास, 16Q हो जाएगा, है ना। अब 16Q हो गया हमारे पास, और माइनस का कितना है यहाँ पे, Q² है, और माइनस का कितना है 20। तो ये तो वैल्यू आ गई प्रॉफिट, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्रॉफिट आ गई। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट चाहिए, यानी Q की वैल्यू चाहिए। आउटपुट क्या था हमारे पास, Q था। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे यहाँ पे मार्केट के लिए हमारे पास, ठीक है, हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट और उसको जीरो के इक्वल करेंगे। हम इसका डिफ्रेंशिएट करके इसके जीरो के इक्वल कर देंगे। पहले इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको दे रखा है Q की फॉर्म में, तो हम करेंगे यहाँ पे क्या, d/dq ऑफ प्रॉफिट, d/dq ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो d/dq ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया ज़रा बताओ भाई। तो d/dq यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू है हमारे पास 16Q माइनस Q² माइनस 20। 16Q माइनस Q² माइनस 20, ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू है। इसको जीरो किल करेंगे, लेकिन पहले डिफ्रेंशिएट करके। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएट। तो देखो डिफ्रेंशिएट मैंने आपको बताया था, d/dq पे करना है हमारे पास, क्या डिफ्रेंशिएट करना है d/dq पे। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 माइनस ये क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, यानी nx की पावर n-1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 2q, और माइनस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। d/ds ऑफ x कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, मतलब सॉरी 1 करें, 0 हो जाएगी हमारे पास। तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये बराबर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2q की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब q की वैल्यू अगर हमारे पास 8 आ गई तो पहला तो आपका आंसर हो गया कि मैक्सिमाइजेशन आउटपुट हमारे पास कितना आ गया, दैट इज द q। अब आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट जो अगर हमें बताना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास कितना था बताओ भाई, यही तो प्रॉफिट था हमारे पास। प्रॉफिट हमारे पास क्या था, यही तो था। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपसे कह रहा है कि हमारे पास क्या बताना चाहिए, हमें यहाँ पे बताना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, और मैंने आपसे कहा था कि एट Q = 8 पे हमारा एट Q पे अगर हम d²/dq² निकालेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है तो एट Q पे वो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो पहले हम इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर दें। एक बार डिफ्रेंशिएट किया हमने तो कितना आ गया हमारे पास, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमने आ गया हमारे पास कितना, 16 माइनस 2q।
अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं टी स्क्वायर क्यू अपॉन डी क्यू स्क्वायर को, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी बाई डी क्यू इतना था हमारे पास 16 तो हमारा जीरो हो गया, माइनस का कितना आ गया हमारे पास, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2, और q का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस का 2q हो जाएगा, क्योंकि q की वैल्यू कॉम्पोनेंट में 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई -2, जो कि 0 से क्या है यहाँ पे कम है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ये 0, ये माइनस, ये 2, ये 1 हो जाएगा। तो इस पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 आ गई, मतलब ये क्या है, 0 से 1 है। तो अगर 0 से 1 है तो इसका मतलब एट q इज इक्वल टू 8 पर ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 8 पर अगर आपका ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, तो बस इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 16q मैच q, उसका मैच 20 है, तो q की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो आप सभी लोग यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो 16 इंटू 8 माइनस q का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा 128, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 84। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 44 आ गया ना, हाँ। तो 44 हमारा हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। आपसे बोला क्या है ना मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, 44, तो 44 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी बताओ यहाँ पे, किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी बताओ यहाँ पे। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है सभी को यहाँ पे? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है। ध्यान से समझना, जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, उसको आपको समझने हैं, और उससे रिलेटेड आगे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है और कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में हमें क्या, जैसे अभी आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, पहला डिफ्रेंशिएट किया तो डी बाई डी क्यू, ठीक है। जब दूसरा डिफ्रेंशिएट किया तो मैंने कहा डी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे आपको समझना हो कि जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दे रखा हो, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको एक y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। तो जब आप पहली बार इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पहली बार आपने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि फंक्शंस का अगर हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं एफ डैश एक्स। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसको एफ डैश एक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बार जिसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। बस इतना पॉइंट आपको समझना है कि अगर आप पहली बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सेकंड आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एफ डबल डैश एक्स, अगर आप तीन बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी का क्यू वाई अपॉन डी एक्स की क्यू की, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अगर पहली बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एफ डैश एक्स, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एफ डबल डैश एक्स, और तीसरी बार अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इतना सभी को क्लियर हो गया, किसी को यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पॉइंट तो आप सभी लोग को क्लियर हो गया, इसको आपको यहाँ पे सभी को समझ में आ गया, किसको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और होता है जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा एक होता है कॉन्वेक्स कर्व और एक होता है कॉनकेव कर्व। ये कैसा कर्व होता है
और ये किस पे डिपेंड करता है और ये बनता कैसे है, इन चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स कर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या कहता है, कॉन्वेक्स कर्व, ध्यान से बनना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो एक पॉइंट होता है हमारे पास कौन सा, कॉन्वेक्स कर्व। एक पॉइंट होता है हमारे पास कौन सा, कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है ना। एक पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कर्व होता है। अब ये कॉन्वेक्स कर्व हमारे पास होता क्या है, ध्यान से समझना। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स कर्व की, इधर देखो, ये आपका क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स कर्व है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स कर्व है, इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो समझना यहाँ पे कॉन्वेक्स कर्व क्या कहता है। अगर एफ डबल डैश एक्स, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया और उसकी वैल्यू अगर क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई, क्या आ गई हमारे पास, 0 से बड़ी। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर आपकी 0 से बड़ी आ गई, ठीक है, तो वो आपका कॉन्वेक्स कर्व बनाएगा। वो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स कर्व बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉनकेव कर्व क्या होता है। कॉनकेव कर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो अगर आपका एफ डबल डैश एक्स यानी आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो आपका बनाएगा कॉनकेव कर्व। वो आपका क्या बनाएगा, कॉनकेव कर्व बनाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स कर्व, ये हो गया हमारे पास कौन सा, कॉनकेव कर्व, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे किसकी, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ कॉन्वेक्स कर्व की, तो कॉन्वेक्स कर्व हमारा कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसा। ये हो गया हमारे पास। और इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास बनेगी, ध्यान से समझना, इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, इसको मैंने इससे मिला दिया। तो कॉन्वेक्स कर्व जो आपका होगा ना, वो अपर साइड टेंजेंट पे होता है, ये इस तरीके से, ये ऐसे टेंजेंट पे छूता हुआ जाएगा, ऐसे। दैट इज़ द कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है ना। कॉनकेव कर्व की बात करते हैं तो ये डाउन साइड होता है, नीचे की साइड में होता है हमारे पास। ये कहाँ होता है, नीचे की साइड में, इस तरीके से। ऐसे, ये आपका इसका टेंजेंट ऐसे छूता हो जाता है, दैट इज़ द कॉनकेव कर्व, ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट समझ में आ गया। तो कभी कदार आपसे ये भी पूछ लेगा कॉन्वेक्स कर्व का क्या फिगर किस टाइप में होता है, अपर साइड लोअर साइड, या कॉनकेव कर्व हमारे पास क्या होता है, लोअर साइड या फिर अपर साइड, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी था, और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट और भी है कि अगर मान लीजिए आप डबल डैश करने पर आपका 0 आ जाए, ये 0 के इक्वल हो जाए, तब कैसा डायग्राम बनेगा, तब आपका इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे होगा हमारे पास, ओनली एक ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ऐसा साइड बनेगा, दैट इज द पॉइंट। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ जी बताओ। ठीक, समझ गए सभी लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया समझ गए। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी में एक पॉइंट और आता है मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशंस होती है, और क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा से किस टाइप से बनता है और क्या कंडीशंस होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो समझना सभी लोग यहाँ पे, ठीक है, समझना सभी लोग यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम के लिए, फॉर
मैक्सिमम के लिए हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 ये होना चाहिए। और फॉर मैक्सिमम के लिए मतलब ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया उसकी वैल्यू अगर 0 से कम है तो जो भी पॉइंट आएगा एट एक्स इक्वल टू पे उस पर वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। फॉर मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, तो एफ डबल डैश एक्स मिनिमम के लिए 0 से बड़ा। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट किसी फंक्शंस का कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो वो जिस फंक्शंस का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे वो आएगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा, मिनिमम होगा। बोलो क्लियर है। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं, जैसे आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन बोलेगा, आपसे कहेगा कि इफ़ y की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20x माइनस 2x स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि y की वैल्यू आपको दे रखी है 20x माइनस कितना 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दे रखी है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है, फॉर विच y इज ऑप्टिमम, y ऑप्टिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज ऑप्टिमम। y इज ऑप्टिमम पे x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है, वो कौन सी वैल्यू होगी, तो हमारे पास वो वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किस वर्ड पे, y इज ऑप्टिमम, किस वाले x वाले पॉइंट पे y जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज ऑप्टिमम। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम। तो बस आप क्या करो, आप पहले ये चेक करो कि डबल डिफ्रेंशिएट पे कितनी वैल्यू आ रही है। तो पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पॉइंट पे वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा ज़रा बताओ भाई फटाफट। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास 20 माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 20 माइनस 4x आ गई। बोलो 20 माइनस 4x आ गई हमारे पास कि नहीं आ गई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 माइनस 4x, ठीक है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर 20 माइनस 4x है तो अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू एक एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स एक फंक्शन है, ये आपको दे रखा है 20x माइनस 6y, एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसको हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स पे आपकी वैल्यू आई है दिस, ये वाली, एफ डबल डैश एक्स पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इसका सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करोगे, सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया और ये हो गया हमारे पास 1, तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 4, क्या आ गया हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, माइनस का 4। और मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस का 4 मतलब 0 से कम है, तो कभी भी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो वो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे वैल्यू आई है उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, उस पॉइंट पे वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 है, और -4 का मतलब ये हो गया कि ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 4 पे y जो होगा वो हमारा ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम होगा। एट x इक्वल टू 4 पे y इज, ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 4 पे y इस, ये जो फंक्शंस है हमारा क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है, ठीक। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द 4, एट x इक्वल टू 4 पे y हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा हमारे पास, क्योंकि ये -4 आया मतलब 0 से छोटा है हमारे पास। बोलो क्लियर, ऑल डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया पूरा आज ओवरऑल क्या होता है हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शंस, क्या होता है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है।
चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सभी को, टेक केयर।